वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ग्रामर के कंसेप्ट्स जो हैं विद मिसलिनियस क्वेश्चंस पार्ट 4। ग्रामर के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं इनके साथ मिसलिनियस क्वेश्चंस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो भी ग्रामर की ग्रामेटिकलिटी आप समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, उसके बेस पर अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई करके जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आती है कि ये क्वेश्चन का आंसर किस तरह से बनता है, कैसे इसे मैनेज करना है, कैसे समझना है और कैसे इसके सॉल्यूशन को जो है वर्कआउट करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में पहले हम बेसिक जो ग्रामर वाला कंसेप्ट का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स में आपको ये बताएंगे कि जो हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था उसके बेस पर नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, एक्सरसाइज वाला पार्ट। और उसके बाद जो है मिसलिनियस क्वेश्चंस वाले पार्ट में जाएंगे जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्लोज टेस्ट और बहुत सारे और तरीके के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद मिसलिनियस क्वेश्चंस पार्ट 4। सबसे पहले यहां पर ग्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है नाउन, फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज। अभी तक हमने थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस किया था, अब एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाएं और लॉजिक सही से समझ में आए और दिमाग में बैठे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अ स्वॉर्म ऑफ पपीज इज फाउंड वॉन्डरिंग इन द नेबरहुड। अब यहां पर सेंटेंस देखिए क्या रहा है, एक स्वॉर्म पपीज का मतलब डॉग्स के जो यंग वंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो है कहा जाता है पपीज। उनका एक झुंड जो है वो मिला वॉन्डर करता हुआ मतलब घूमता हुआ एमलेसली नेबरहुड में। ठीक है, ये सेंटेंस का हिंदी का जो है मीनिंग बनेगा। नेबरहुड मतलब पड़ोस जिसे कहते हैं, आस पड़ोस की जगह पे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अ क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स हैज स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। एक क्राउड जो एंग्री स्टूडेंट्स का था, गुस्से में भड़के हुए स्टूडेंट्स का जो एक झुंड था, उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है, तोड़फोड़ शुरू कर दी है पब्लिक प्रॉपर्टी की जो है। और जस्ट अभी उसने ऐसा काम करना शुरू किया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ध्यान रखिएगा मेरी बात का कि हैज और हैव के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कोई भी चीज अगर जस्ट अभी घटित हुई है तो उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, हैव और हैज साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद अगले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है देखते हैं, देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द होराइजन। ठीक है, तो यहां पर जो सेंटेंस है वो कह रहा है एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो है, बर्ड्स का एक झुंड जो है वो उड़ता हुआ देखा गया होराइजन पे, मतलब क्षितिज पे। ये सेंटेंस का मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनके बेस पर हमें ये देखना है कि किस तरह से आंसर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इसका बनता है। ठीक है, अब लेट्स गो फॉर द आंसर्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज है तो नाउन से रिलेटेड वर्ड्स ही आंसर के पॉइंट पे हमें चेकआउट करने होंगे। अब जब हमने नाउन्स की बात की है तो इसके बेस पर एक सही तरीका यह है कि नाउन्स को हम फटाफट पहले मार्क कर लें, उसे सर्कल या अंडरलाइन कर लें, जिससे जब क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचे तो उसे रिलेट करना आसान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये नाउन है, ये नाउन है, इसी तरह से सेंटेंस में ये नाउन है। तो पहले सेंटेंस में 3 नाउन्स हमको अलग अलग मिल गए, दूसरे में क्राउड हो गया, एंग्री जो शब्द है ये एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट्स नाउन हो गया, और उसके बाद पब्लिक और प्रॉपर्टी ये वाला नाउन हो गया। ये दोनों वर्ड्स भी नाउन की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। और तीसरे वाले में फ्लॉक और बर्ड्स जो है और होराइजन, ये 3 वर्ड्स जो हैं ये नाउन की कैटेगरी में आ गए हैं। तो देखिए हर सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड जो है नाउन है, और नाउन के बेस पे जब एरर्स नाउन की खोजेंगे तो ध्यान रखिएगा या तो अपॉस्ट्रोफी एस से रिलेटेड होगी, या फिर सिंगुलर या प्लूरल से रिलेटेड एरर हो सकती है, या फिर किसी पर्टिकुलर बात को कहने के लिए जो नाउन का यूज किया जाना है उसी जगह पे कोई दूसरा नाउन यूज कर लेते हैं, तो इन दैट केस भी एरर मानी जाती है। ठीक है, इन्हीं 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो फॉर द आंसर्स एंड सी कि क्या आंसर्स हैं इन सेंटेंसेस में नाउन से रिलेटेड। देखिए आंसर क्या है, पहले में अ स्वॉर्म ऑफ पपीज, इसमें स्वॉर्म नहीं होगा, इसकी जगह पे लेटर ऑफ पपीज होगा। स्वॉर्म जो वर्ड है SWARM, ये यूज किसके लिए किया जाता है, ये यूज किया जाता है
हनी बीज के लिए, या फिर किसके लिए यूज किया जा सकता है, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब कीटों के समूह को या मधुमक्खियों के झुंड को स्वॉर्म कहा जाता है, ठीक है। उनके पूरे झुंड को स्वॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो उनके झुंड के लिए तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन पपीज के लिए वर्ड यूज नहीं होता। जो डॉग्स होते हैं, उनके यंग वंस होते हैं, उनके झुंड को, मतलब एक उनकी गैदरिंग को लिटर कहा जाता है, क्योंकि लिटर जो है ये कलेक्टिव नाउन है डॉग्स के यंग वंस के लिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, किटन्स जो होते हैं, बिल्ली के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके झुंड को, छोटे से ग्रुप को भी लिटर ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड लिटर जो है यूज होता है पपीज के लिए भी और किटन्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। स्वॉर्म वर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये हनी बीज या इंसेक्ट्स या हाउस फ्लाइज, इन सब चीजों के लिए यूज होता है, कीटों के लिए, समूह के लिए यूज किया जाता है। क्राउड यहां पर सेकंड वाले में नहीं होगा, क्योंकि भड़के हुए स्टूडेंट हैं और गुस्से में स्टूडेंट भड़के हुए हैं, तो गुस्से में भड़के हुए बच्चों का या लोगों का समूह मॉब कहलाता है, क्राउड नहीं कहलाता है। CROWD का मतलब है पीसफुल भीड़। अगर किसी जगह पर भीड़, दल भीड़ या समूह, शांति प्रिय भीड़ खड़ी है तो उसे हम क्राउड कहते हैं। और अगर वो भीड़ भड़क जाए, तोड़फोड़ करने लगे, तो हिंदी में दंगली, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में मॉब कहलाता है। तो मॉब शब्द जो है वो भड़के हुए स्टूडेंट्स या लोगों के समूह को कहते हैं, जबकि क्राउड शांति प्रिय, एक जगह पे शांति से खड़े हुए क्राउड को कहा जाता है। तो इस वजह से एंग्री स्टूडेंट्स के झुंड को आप क्राउड नहीं मॉब कहेंगे, ठीक है। इसीलिए क्राउड की जगह पे मॉब आ जाएगा। थर्ड वाले में देयर वाज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नहीं होगा, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होगा। अब ध्यान से समझिएगा एक बात, ये क्वेश्चन जब भी आया है, लोगों ने कई एग्जामिनेशंस में इसको गलत तरीके से सॉल्व किया है। एरर था तो नो एरर, नो एरर था तो एरर करके आए हैं। क्यों? क्योंकि FLOCK, फ्लॉक जो है वो शीप के लिए भी यूज किया जाता है, ग्रुप्स ऑफ शीप, मतलब भेड़ों के समूह के लिए भी यूज किया जाता है, और बर्ड्स के लिए भी यूज किया जाता है। अब मैं कह रहा हूं बर्ड्स के लिए भी यूज होता है, शीप के लिए भी यूज होता है फ्लॉक, और यहां पर फ्लॉक हमने बर्ड्स के लिए यूज किया और फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब चिड़िया उड़ रही होती हैं एक झुंड में, तो फ्लाई करते समय उनकी फ्लाइट कहा जाता है, उनके झुंड को कहा जाता है फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। उड़ती हुई चिड़ियाओं के समूह को फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहते हैं। और एक जगह पर बैठी हुई चिड़िया अगर है जमीन में, दाना चुग रही हैं, तो उस परिस्थिति में फ्लॉक शब्द का यूज जो है हम बर्ड्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स अगर बैठी हैं तो फ्लॉक कहलाएंगे, और उड़ रही हैं तो फ्लाइट के नाम से जाना जाएगा, फ्लॉक नहीं माना जाएगा। इसीलिए यहां पर ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। फ्लॉक की जगह पे क्या आएगा? फ्लाइट आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, A team of honeybees attacked the villagers in the woods. एक टीम हनीबीज की जो थी, मधुमक्खियों की, उन्होंने हमला कर दिया विलेजर्स के ऊपर, वुड्स में, मतलब वुड्स का मतलब क्या है? फॉरेस्ट में, ठीक है। तो यहां देखिए वुड्स एक नाउन आ गया, विलेजर्स दूसरा नाउन आ गया, और हनीबीज तीसरा नाउन आ गया, और चौथा नाउन आ गया टीम, ठीक है। मतलब इन चारों शब्दों में से कोई एक शब्द अगर नाउन की एरर होगी तो हो सकता है, जो हमें चेक करना है, ठीक है। फिफ्थ में देखिए, yesterday I saw a band of ships in the harbor. हार्बर वो जगह होती है जहां पर, बंदरगाह जिसे कहते हैं, जहां पर शिप्स खड़े होते हैं। ये सेंटेंस कह रहा है मैंने एक शिप्स मतलब पानी के जहाजों का समूह देखा जो है हार्बर पे खड़ा हुआ। अब यहां पर हमें चेक करना है कि शिप्स के लिए क्या बैंड शब्द ही यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। शिप्स के जो पानी के जहाजों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, और हार्बर और शिप, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो नाउन है। मतलब एरर की अगर संभावना है नाउन से रिलेटेड तो यही होगी, अदरवाइज सेंटेंस जो है वो एरर वाला नहीं होगा, ठीक है। 6 देखते हैं, द स्पेक्टेटर्स ब्रीथलेसली लिसन्ड टू द सिंगर इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में चारों तरफ से बंद प्रेमाइसेस वाली जो जगह होती है, जहां पर आप किसी तरीके के जो है रंगारंग कार्यक्रम या आप कहते हैं संगीत के कार्यक्रम को वहां एंजॉय करते हैं, वहां पर कह रहा है कि स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक जो वहां पर थे, जो लोग श्वेतावरण पर बैठे हुए थे, उन्होंने बिल्कुल स्तब्ध रह के, मतलब ब्रीथलेसली मतलब सांस रोक के सुना सिंगर को ऑडिटोरियम में गाते हुए। तो यहां पर सेंटेंस में देखिए एक नाउन ये है, दूसरा नाउन सिंगर हो गया, और तीसरा हो गया ऑडिटोरियम। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखिए 7th वाला भी है, द ऑडियंस एंजॉयड द क्रिकेट मैच विद अ लाउड चीयर ऑफ वॉइस।
क्रिकेट मैच को बहुत जोर की लाउड चीयर ऑफ वॉइस से, मतलब बहुत सराहना करते हुए, चिल्लाते हुए, बहुत खुशी से, एक्साइटमेंट से ऑडियंस ने एंजॉय किया क्रिकेट मैच को। तो यहां पर सेंटेंस जो है उसके मीनिंग हमने आपके सामने रख दिए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 6th और 7th में ये जो वर्ड्स आए हैं ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स, इनको दोनों को ध्यान में रखना है। इनके आधार पर, बेस पर एरर वाला पॉइंट नाउन का बन सकता है। यहां पर देखिए क्रिकेट और मैच, ये भी एक नाउन की फॉर्म में आ गया है, और इसके नाउन के होने के साथ साथ जो है वॉइस जो है वो भी नाउन के फॉर्म में है। तो इतने वर्ड्स हैं जो नाउन के फॉर्म में हैं, जिनके बेस पर हमें आंसर डिसाइड करना है, क्योंकि फिलहाल हम नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 6th और 7th इंटरचेंज हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो जब जब क्वेश्चन में अलग अलग जगहों पे आया है क्वेश्चन के फॉर्म में, तब लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई है और सेंटेंस उन्हें नो एरर जैसा लगा है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। तो आज हम इसको चेक करते हैं कि आंसर कैसे क्या है, उसके मीनिंग को क्लियर करते हैं। देखिए 4th वाले में देखिए क्या आंसर निकला। अ टीम ऑफ हनी बीज, हनी बीज मधुमक्खियों के झुंड को स्वॉर्म कहा जाता है। अभी बात हुई थी कुछ देर पहले, हमने बात की थी क्वेश्चन में स्टार्टिंग के कि हनी बीज जो हो गई, मधुमक्खियां हो गई, या इंसेक्ट्स के समूह को स्वॉर्म कहा जाता है, ना कि टीम कहा जाता है। टीम किसके लिए यूज होता है? टीम यूज होता है प्लेयर्स के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए। ठीक है, जनरल कंडीशन में ह्यूमंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां टीम नहीं होगा, स्वॉर्म होगा, क्योंकि हनीबीज के लिए बात की गई, इनके लिए स्वॉर्म यूज होता है। इसी तरीके से 5th में देखिए, आई सॉ अ बैंड ऑफ शिप्स। नहीं, बैंड किसका होता है? म्यूजिशियंस का होता है। जो लोग संगीत के कार्यक्रम में आते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते हैं, वहां परफॉर्मर्स होते हैं, उनके लिए हम बैंड ऑफ म्यूजिशियंस यूज करते हैं। पानी के जहाजों के समूह को फ्लीट के नाम से जाना जाता है। जंगी बेड़ा या युद्धपोत कहा जाता है, इंग्लिश में फ्लीट कहा जाता है। फ्लीट शब्द का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे जो है एरोप्लेन्स के लिए भी होता है, कई जगहों पे बेसिकली यूज किया जाता है शिप्स के समूह के लिए, और उसके अलावा ये कारों के झुंड के लिए भी यूज किया जाने लगा है अब मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, तो इसीलिए जो है शिप्स के लिए हम बैंड नहीं फ्लीट यूज करेंगे। 6 वाले में देखिए, स्पेक्टेटर्स की जगह यहां ऑडियंस होगा, क्योंकि जब किसी संगीत के कार्यक्रम को आप किसी ऑडिटोरियम में बैठ के एंजॉय करते हैं, तब आप उसे आंख बंद करके सिर्फ सुन करके एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आपको उसे सिर्फ देख करके एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आंख बंद करके भी संगीत का कार्यक्रम सुन के एंजॉय कर सकते हैं। तो वहां आप ऑडियंस कहलाते हैं। ऑडिटरी नर्व से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पर आप जरूरी नहीं कि उसे देख रहे हो, आंख बंद करके भी एंजॉय कर सकते हैं आप उस म्यूजिक को। तो स्पेक्टेटर्स नहीं कहा जाएगा, ऑडियंस, क्योंकि स्पेक्टेटर्स देखने से संबंधित है। और इसी का जस्ट रिवर्स है 7th वाले में देखिए, कि क्रिकेट मैच को आप देख करके ही एंजॉय कर सकते हैं, तो वहां पर आप जो है स्पेक्टेटर्स कहलाएंगे, वहां ऑडियंस नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ऑडियंस जो है वो सुन करके भी इंजॉय करने वाली बातों के लिए जब लोग बैठे होते हैं तो कहा जा सकता है। स्पेक्टेटर्स मतलब वहां पर बैठ करके एक दर्शक बनना और उस चीज को सामने देख करके विजुअली इंजॉय करना। तो यहां पर स्पेक्टेटर्स होगा और यहां पर ऑडियंस। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के क्या है? रिवर्स है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप सुन करके एंजॉय कर रहे हैं तो ऑडियंस कहलाएंगे, और अगर आप देख के एंजॉय कर रहे हैं तो स्पेक्टेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, लॉन्ग टेनिस का मैच है, इसको तो देख के ही आप एंजॉय करते हो। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्वेश्चंस को जो हमने डिस्कस किया इससे आपको कुछ फायदा नजर आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस नाउन से रिलेटेड जो बहुत पॉपुलर हैं अलग अलग एग्जाम्स के, वो हमने आपके सामने रखे हैं, जिन पे कंफ्यूजन लोगों को होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है मिसलिनियस क्वेश्चंस वाला पार्ट जो है उसमें आते हैं। और मिसलिनियस में क्या है हमारे सामने? कॉम्प्रिहेंशन है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक को आपको सॉल्व करने के लिए, फिलअप करने के लिए इनमें से सही ऑप्शन को डिसाइड करना है। कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट पे है, लेकिन ये है क्या? क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट। हर एक फिलर के लिए कितने ऑप्शन दिए गए हैं? देखिए 1, 2, 3 और 4 फिलर के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, और सारे वर्ड्स आपस में इंटररिलेटेड हैं। तो हमें ग्रामर, लॉजिक, मीनिंग, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आंसर को डिसाइड करना पड़ता है कि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो। देखिए, पॉल्यूशन इज द मिक्सचर, contamination, impure, adulteration of the environment and the biggest problem across the globe.
पॉल्यूशन जो है मिक्सचर है, कॉन्टेमिनेशन है, इम्प्योर है या एडल्ट्रेशन है एनवायरनमेंट का, और साथ में सबसे बड़ी समस्या है अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए तो पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है। द मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड, जो मेजर कॉजेज हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है उनमें कौन कौन से हैं? बल्कि, स्लाइट, कॉम्पैक्ट या मैसिव यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स की वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, सबसे बड़ा कारण है मोटर व्हीकल्स। हम जानते ही हैं भाई, कारों से निकलने वाला, बाइक से निकलने वाला जो धुआं होता है, ट्रक से निकलने वाला धुआं होता है, ये सबसे ज्यादा मेजर कॉज होता है पॉल्यूशन के लिए। अब देखिए यहां पर लिखा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बहुत तेजी से होने वाला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो औद्योगिकरण है, वो भी जिम्मेदार है पॉल्यूशन के लिए। उसके साथ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब बढ़ता हुआ शहरीकरण जो हो रहा है, गांव हटते जा रहे हैं, जंगल्स हटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट हटते जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट और जंगल जब हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सब हटते जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनके हटने पर जो है पॉल्यूशन बढ़ेगा। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी वजह से भी एग्रीकल्चर में जब यूज होता है तो वहां भी उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है, और साथ में फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल जो है, ऐसी चीजें जो होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनके बर्न करने से भी जो है पॉल्यूशन होता है। तो यहां पर जो है हमें डिसाइड करना है कि फर्स्ट और सेकंड में इन ऑप्शंस में से कौन सा सही बैठेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है। इट हैज अ, देखिए थर्ड वाले में, इट हैज अ सेफ, रिस्की, थ्रेटेंड या हैजार्डस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसका मतलब पॉल्यूशन का बहुत या तो सेफ या रिस्की या डराने वाला, थ्रेटेंड या हैजार्डस खतरनाक इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे। उसके बाद कह रहा है सेंटेंस, एयर पॉल्यूशन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज एंड अदर डिजीजेस रिलेटेड टू लंग्स। एयर पॉल्यूशन जो होता है, जो हवा में जो पॉल्यूशन है अलग अलग गैसेस की वजह से, जो कि अलग अलग व्हीकल्स के धुएं की वजह से हो सकता है, और बहुत सारी मिल और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो सकता है, वो रेस्पिरेटरी मतलब सांस से रिलेटेड, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने से रिलेटेड बीमारियां, और लंग्स से रिलेटेड मतलब फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां जो हैं करती हैं ये पॉल्यूशन जो एयर का होता है। उसके बाद जो है नॉइज पॉल्यूशन जो है इंपेयर कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। क्या? impairs द ऑडिटरी या ऑडिबल या ऑडेशियस और या फिर हेयरिंग सेंसेस को, ठीक है। इन चार में से किसी एक कैटेगरी के लिए कह रहा है कि ये सेंसेस को बर्बाद कर देता है, इंपेयर कर देता है, खराब कर देता है, और कॉज करता है स्ट्रेस। कौन? नॉइज पॉल्यूशन। आवाज के पॉल्यूशन से भी स्ट्रेस होता है, लोगों को टेंशन होता है। साथ में वाटर पॉल्यूशन जो है पॉल्यूट करता है वाटर को, जाहिर सी बात है वाटर पॉल्यूशन है तो पॉल्यूट करेगा वाटर को। और आगे क्या कह रहा है, विच इज मेनली हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि मेनली जो एक्वेटिक एनिमल्स है मतलब पानी के जानवर है, मछलियां हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक्वेटिक है, वाटर से रिलेटेड है, तो जो पानी में रहने वाले जानवर जैसे मछली है और कछुआ है, या हम कह सकते हैं टर्टल है या टॉर्टोइज है, इनके लिए खतरनाक होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिमल, मिनिमाइज, मिनिमम या मिनिमाइजिंग, ठीक है, द पॉल्यूशन इज इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जिम्मेदारी इस पॉल्यूशन को मिनिमल या मिनिमाइज या मिनिमम या आप कह सकते हैं कि मिनिमाइजिंग करने की जो है जिम्मेदारी, ये पॉल्यूशन को कम से कम करके रखने की जिम्मेदारी इंसानों की है, इंसानों के हाथ की है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारा पॉल्यूशन तो इंसान ही कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए सेंटेंस का पूरा पैसेज का मीनिंग जो था उसके साथ हमने जो जो उसके ऑप्शंस थे उसके साथ मिला करके उसको रीड कर दिया, ताकि आपको एक बेसिक सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाए कि पैसेज जो है वो कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे और देखते हैं कि कौन सा आंसर निकला और क्यों निकला और कैसे निकला, ठीक है। तो आंसर और एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। लेट्स गो फॉर द आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस। पॉल्यूशन इज द contamination of environment and the biggest problem across the globe। पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में पॉल्यूशन जो है कॉन्टेमिनेशन है, मतलब प्रदूषण करना या किसी चीज को पॉल्यूट करने वाली बात है, पूरे माहौल को। ये आज की सबसे बड़ी समस्या है हमारे जो है दुनिया की। मिक्सचर है, मिक्सचर तो कोई भी चीज हो सकती है। पॉल्यूशन जो है वो एक तरह से कॉन्टेमिनेट करता है, मतलब किसी चीज को इम्प्योर करता है।
इम्प्योर करता है, तो यहां पर द इम्प्योर ऑफ द एनवायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वर्ड है इम्प्योर, ये वर्ब के सेंस में है और यहां आर्टिकल के बाद यहां हमें नाउन की जरूरत है। और कॉन्टेमिनेशन जो है ये TION पे खत्म हो रहा है, नाउन है, ये वर्ब हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं क्लोज टेस्ट वाले पैसेज के फिलर्स में, उसमें आंसर ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों के आधार पे होता है। इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि यहां नाउन चाहिए और ये वर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म में। एडल्टेशन का मतलब है मिलावट करना, लेकिन मिलावट करना इंसान के द्वारा जब होती है तब उसे एडल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर पॉल्यूशन जो है कॉन्टेमिनेशन है एनवायरमेंट का, मतलब माहौल में जिस प्रकार का जो है गंदगी आ रही है, कॉन्टेमिनेशन हो रहा है, इंप्योरिटीज आ रही हैं, उनको जो है कहा जाता है दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो बढ़ता जा रहा है, आज की सबसे बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड में। मेजर कॉजेज पॉल्यूशन के जो है उसमें इंक्लूड क्या होता है? मैसिव, मैसिव मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो यूज हो रहा है मोटर व्हीकल्स का, ठीक है। स्लाइट का मतलब है कम यूज, तो कम यूज तो हो नहीं रहा, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। कंपैक्ट का मतलब होता है कंसाइज, शॉर्ट, सिंपल, जो कि मीनिंग में सही नहीं बैठेगा। बल्कि का मतलब है बहुत ज्यादा वेट में होना, तो पॉल्यूशन बाय वेट नहीं हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो पॉल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, मैसिव है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है मोटरसाइकिल व्हीकल्स का। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो गया, इन सब की वजह से, और केमिकल फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर में बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इनकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में, मैसिव अमाउंट में जो है यूज हो रहा है मोटर व्हीकल्स और इन सब चीजों का, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बन रहा है। इसी वजह से मैसिव सबसे बेहतर आंसर यहां पर बैठेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए, इट हैज अ हैजार्डस मतलब हानिकारक, हिंदी में हानिकारक ही इंग्लिश में क्या हो गया? हैजार्डस। हैजार्डस इफेक्ट होता है ह्यूमन के हेल्थ में, इसका परिणाम, ठीक है, जिसमें दुष्परिणाम जिसे आप कह सकते हैं। एयर पॉल्यूशन जो है रेस्पिरेटरी डिजीज तो करता ही है, लंग्स की डिजीज करता है। नॉइज पॉल्यूशन क्या करता है? इंपेयर करता है, मतलब बहरा कर देता है आपको। इंपेयर कैसे करता है? ऑडिटरी सेंसेस को, मतलब सुनने के सेंसेस को। ऑडिबल तो वो चीज होती है जो सुनने लायक हो, जो सुनाई जा सकती हो या सुनी जा सकती है, उसे ऑडिबल कहते हैं। ऑडेशियस जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? बोल्ड या एडवेंचरस, आप इसे बोल्ड भी कह सकते हैं, बोल्ड या करेजियस भी कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति बोल्ड है, करेजियस है, हिम्मती है, तो क्या है? ऑडेसियस नेचर का है, ठीक है। ऑडेशियस मींस बोल्ड, या आप कह सकते हैं ब्रेव। और हेयरिंग सेंसेस का, हेयर तो कोई भी सेंसेस जो हो सकते हैं, यहां पर कह रहा है ऑडिटरी, और ये हेयरिंग से बिल्कुल रिलेटेड है। फिर भी हेयरिंग सेंसेस आंसर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ जो है टेक्निकल वर्ड्स पे है। तो क्लोज टेस्ट की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, टेक्निकल वर्ड्स वाले पैसेज में टेक्निकल वर्ड्स ही ऑप्शंस में ज्यादा आंसर के लिए प्रेफरेंस में रहते हैं, उन वर्ड्स के मुकाबले में जो मीनिंग में तो सही बैठ रहे हो लेकिन फिर भी टेक्निकल ना हो, ठीक है। तो इस वजह से ऑडिटरी सेंस मतलब सुनने की सेंसेस जो होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है उनको खराब कर देता है नॉइज पॉल्यूशन, साथ में स्ट्रेस भी करता है। वाटर पॉल्यूशन वाटर को पॉल्यूट कर देता है, साथ में मेनली हार्मफुल एक्वेटिक एनिमल्स के लिए रहता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिमाइजिंग, कम से कम करके रखने की पॉल्यूशन जो जिम्मेदारी है वो इंसान के हाथों में है, क्योंकि इंसानों के द्वारा ही पॉल्यूशन होता है, ठीक है। ऑफ मिनिमाइज, देखिए ये वर्ब हो गया, मिनिमम ऑफ मिनिमम द पॉल्यूशन नहीं, मिनिमाइजिंग, पॉल्यूशन को कम से कम करवाना। ध्यान रखिएगा, हिंदी में अगर ना, नी या ने आ रहा है तो इंग्लिश में दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज किया जाता है। इस वजह से मिनिमाइजिंग सबसे बेहतर आंसर होगा कि ये जिम्मेदारी की कम से कम करवाना पॉल्यूशंस को, ये इंसान के हाथ की चीज है, मतलब इंसान के हाथ के द्वारा हो सकता है या इंसानों के द्वारा हो सकता है, ठीक है। मिनिमल इसी नहीं होगा क्योंकि यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की जरूरत है, जो कि यहां पर है और इन जगहों पे नहीं है, वरना मीनिंग में काफी वर्ड्स जो हैं, बाकी के तीनों वर्ड्स काफी हद तक सेम बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो, मिसलेनियस क्वेश्चंस के इस पार्ट के आपको बेसिक आइडिया लगा हो कि जब हम किसी क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन को फेलर्स के वाले को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या बात को ध्यान रखना चाहिए? हमें स्पेशली ये बात को ध्यान रखना है कि ग्रामर भी चेक करनी है, वोकैबुलरी भी, मीनिंग भी, लॉजिक भी और सेंटेंस की रिदम भी, सारी चीजों को मिला करके आंसर डिसाइड किया जाता है, और जो इन सब में सही बैठता है वो सबसे अच्छा आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद।
नेक्स्ट क्या है, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर अंडरलाइन जो पार्ट है ऑफ द गिवन सेंटेंस इसको इंप्रूव करना है, ठीक है। इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नेगेड तो फिर नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड वाले हिस्से को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहां पर ग्रामर प्लस लॉजिक के बेस पर आंसर डिसाइड करना है, ठीक है। सिंस ही इज स्ट्रांग ही इज क्वाइट टिमिड, क्योंकि वो बहुत हिम्मती है इसलिए वो बहुत दब्बू है। क्वाइट टिमिड का मतलब है दब्बू होना या अपनी बात नहीं कह सकना और बहुत डरा सहमे रहना। तो अगर वो ताकतवर है तो फिर दब्बू तो नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आपस में सही मीनिंग में नहीं बैठ रही हैं। इसका मतलब है यहां सिंस नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ऑल्दो, दूसरा है कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं, इंप्रूवमेंट जरूरत नहीं, जो है वो है सही। बिकॉज क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो दब्बू है, बिसाइड्स वो एक स्ट्रांग है और वो दब्बू भी है। तो सबसे अच्छा जो आंसर बैठेगा वो फर्स्ट और फोर्थ में से कोई एक बैठ सकता है, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे के उलट हैं, जस्ट ऑपोजिट हैं। और ऑपोजिट बातों को कहने के लिए हम यूज करते हैं जनरली ऑल्दो या दो का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए यहां आंसर क्या निकला, जैसा बताया था ऑल दो, ठीक है। यद्यपि वो बहुत ताकतवर है, स्ट्रांग है, फिर भी वो दब्बू है। मतलब फिजिकली स्ट्रेंथ तो उसके पास है लेकिन मेंटली वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि जरा सी बात हो जाए परेशानी वाली तो वो जो है नहीं घबराए, ऐसा नहीं होता। वो नॉर्मली जो है दब्बू है, भले ही वो बहुत ताकतवर हो, फिजिकल स्ट्रेंथ है उसमें, लेकिन वो फिर भी दब्बू है। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाता या अपनी बात नहीं कह सकता है, लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकता है, और टिमिड नेचर का है, मतलब शाई नेचर का है। ताकत तो है शरीर में लेकिन नेचर उसका शाई है जो है, ठीक है। तो ये मीनिंग जो है जस्ट ऑपोजिट जो है ऑल्दो और दो से होता है। यहां पर ऑल्दो इसीलिए सबसे बेहतर आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिम क्या है, अग्रेसिव। अग्रेसिव के लिए पहला है शार्प, दूसरा है काम, तीसरा है एक्साइटेड, चौथा है सिंपल। इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अग्रेसिव शब्द का जो मतलब होता है वो होता है एंग्री से रिलेटेड है। अग्रेसिव होना, एंग्री होना, मतलब बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेने पर, कोई बात होने पर आदमी बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाए तो एग्रेसिव नेचर का कहा जाएगा, ठीक है। अपनी बात मनवाने वाला, डोमिनेटिव व्यक्ति, डोमिनेट करने वाला। शार्प, काम, एक्साइटेड और सिंपल में से कौन सा इसका शब्द विलोम पूछा गया है, पर्यायवाची नहीं। तो इसके बेस पर कौन सा इसका सबसे अच्छा शब्द विलोम होगा अगर पूछा जाए तो देखिए आंसर जो है सबसे बेहतर बैठेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्यों आंसर रहेगा, क्योंकि अगर आपने कहा एग्रेसिव का मतलब है एक्साइटेड होना या जरा सी बात पे लड़ने को तैयार हो जाना, बहुत तेज तर्रार होना और अपनी बात मनवाने के लिए बहुत डोमिनेटिंग नेचर का होना, तो ऑपोजिट हो जाएगा काम, शांत, बिल्कुल टेंशन फ्री, रिलैक्स्ड, ठीक है। एग्रेसिव का ऑपोजिट क्या हो गया, काम, क्वाइट, साइलेंस, ये हो गया जो कि काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है, किसका, एब्स्ट्रैक्ट शब्द का। पहला ऑप्शन है थियोरेटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल, तीसरा है इजी और चौथा है कॉम्प्लिकेटेड। इनमें से कौन सा वर्ड है जो एब्स्ट्रैक्ट शब्द का सबसे अच्छा शब्द विलोम है, ऑपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कॉम्प्लेक्स हो, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा इसका मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल से मतलब है कि कोई चीज जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, थ्योरी के लेवल पे हो। तो अगर कोई चीज थ्योरी से रिलेटेड है, मतलब सिर्फ हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, तो ऑपोजिट वो चीज होगी जो बिल्कुल मटेरियलाइज की जा सकती हो, प्रैक्टिकल हो। इसीलिए सबसे बेहतर आंसर सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहां पर बैठता है, दैट इज प्रैक्टिकल। क्योंकि जैसे यहां पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है एग्जिस्टिंग ओनली इन एन आइडिया, आइडिया के फॉर्म में होना जिसकी फिजिकल कोई अपीयरेंस ना हो। तो जाहिर सी बात है जो चीज सिर्फ ख्वाब में या आपके माइंड में हो सकती है लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में नहीं है तो थ्योरी से रिलेटेड है। तो थ्योरी का ऑपोजिट क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, इसलिए प्रैक्टिकल आंसर हो गया, ज्यादा बेहतर आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टू किक द बकेट। टू किक द बकेट जो है ये एक ईडियम है जिसका आंसर हमें डिसाइड करना है। ईडियम फ्रेज जानते हैं आप। पहला ऑप्शन है टू लूज, दूसरा है टू प्ले, तीसरा है टू डाई, चौथा है टू फाइट। इनमें से कौन सा है, किक द बकेट, टू किक द बकेट।
वैसे तो इसका मतलब हुआ कि बाल्टी को लात मार देना हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो, लेकिन ध्यान रखिएगा इडियम फ्रेजेस ऐसे नहीं काम करते, इनका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वही होता है, जो मीनिंग इनका नहीं होता फिर नहीं ही होता है। किक द बकेट का मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना, इसीलिए आंसर क्या होगा, दैट इज टू डाई। आप कहते हैं कि भाई उनके घर में उनके जो ग्रैंडफादर थे, ही किक्ड द बकेट मींस ही डाइड, ठीक है, मतलब एक्सपायर्ड हो गए, ठीक है, ही एक्सपायर्ड। तो जो एक्सपायर्ड वर्ड बोलते हैं उसी के लिए एक ईडियम है, दैट इज टू किक द बकेट। तो इसीलिए टू डाई इसका मतलब होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सबसे बेहतर आंसर यहां पर साबित हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 10th क्वेश्चन। देखिए क्या है, रामा's scores in the half yearly examination are best than Raghu's scores। अब यहां देखिए सेंटेंस में कि रामा के जो स्कोर्स हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में वो बेहतर हैं रघु के स्कोर से। अब यहां पर देखिए आर बेस्ट देन रघु स्कोर्स, रामा स्कोर्स, या इन द में से कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है, ये हमें ग्रामेटिकलिटी के बेस पर डिसाइड करना है। मतलब व्याकरण के नियमानुसार गलती तो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सिंटैक्स, किसी में भी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में कंपैरिजन किया जा रहा है, रामा के स्कोर्स को रघु के स्कोर से कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज होता है, देन यूज होता है, यूज्ड फॉर कंपैरिजन। अब कंपैरिजन जो होता है किसमें होता है, एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव्स के बेस पर होता है। तो कंपैरिजन जब एडजेक्टिव्स होता है तो दो लोगों के सेंस में हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है, दो लोगों के सेंस में हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और इसीलिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए ना कि सुपरलेटिव, क्योंकि कंपैरिजन की पहचान देन से हो जाती है। इसीलिए यहां पर ये जो वर्ड है इसके गलत होने की संभावना है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, लेट्स गो फॉर द आंसर्स। तो देखिए आंसर क्या निकला, यहां पर बेस्ट नहीं आएगा, इसकी जगह पर, बेस्ट की जगह पर क्या आएगा, बेटर आएगा, ठीक है, आर बेटर देन, क्योंकि कंपैरिजन दो लोगों के लिए होता है, दो लोगों में एक व्यक्ति या तो बेहतर होगा या उससे खराब होगा, इसीलिए दो में जो है बेटर होता है, एक में गुड होता है, और तीन या तीन से ज्यादा की बात की जाए तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। इसका मतलब है कोई क्वालिटी या तो सबसे कम या सबसे हाईएस्ट डिग्री पे है अपनी, ठीक है। एक व्यक्ति गुड होता है, दो में एक व्यक्ति दूसरे के मुकाबले में अच्छा होता है मतलब बेटर, और तीन या तीन से ज्यादा लोगों में व्यक्ति जो भी होगा वो बेस्ट होगा मतलब सबसे अच्छा माना जाएगा। ये अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैटेगरी में आते हैं, और देन से पता ही चलता है कि कंपैरेटिव है, इसलिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जो कि बेस्ट नहीं है, बेटर है, ठीक है। आई होप आज के सेशन में ये चीजें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी, और आपको प्रीवियस पेपर के एग्जामिनेशंस के फॉर्म में ये मिसिंग क्वेश्चन दिए गए थे, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो आई होप आज के सेशन में आपको बहुत फ्रूटफुल चीजें मिली हो। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एंड टेक केयर।